नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो स्टुअर्ट महामार्ग जो था वो कहाँ से गुजरता है, डार्विन और मेलबर्न। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। इसका आंसर है अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन है थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका। थर्ड है, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक जो रास्ता है वो कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, ये जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक सी है उसको बोलते हैं हम वृहद ट्रंक मार्ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, यानी कि उसमें किस चीज़ की सप्लाई होती है, दूध की, जल की, तरल पेट्रोलियम गैस की या पेट्रोलियम की। गैस तो नहीं जाती उसमें से, मैंने आपको बताई थी ये बात कि बिग इंच जो है वो पेट्रोलियम के लिए है मेनली। तो इसमें पेट्रोल जो है वो भेजा जाता है। पेट्रोल में डीजल वगैरह सब कुछ आता है। तो जितने भी टाइप के तेल हैं ये पेट्रोलियम वाले, तो जितने भी टाइप के तेल हैं जिन्हें पेट्रोलियम बोला जाता है वो इस पाइपलाइन के द्वारा भेजे जाते हैं, उनकी सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल टनल जोड़ता है। मैंने आपको बताई थी ये बात, अगर हमें लंदन से पेरिस जाना हो तो चैनल टनल को पार करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। अब आपसे पूछा है पहाड़ों में, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट्स में, और जहाँ पर बाढ़ आती हो ऐसे एरिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सिंपल सी बात, आप सभी को पता है, बातें कोई पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी है। पहाड़ में सड़क बनाना मुश्किल होता है, पहाड़ों में बहुत सारे हमें पुल वगैरह बनाने पड़ते हैं, सुरंग बनानी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम सड़क बना पाते हैं। बहुत सारे पहाड़ों को काटना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पहाड़ों में। मरुस्थल में क्या, यानी डेजर्ट्स में क्या है, रेतीली भूमि होती है तो सड़क अच्छे से नहीं बना पाते हम। जो बाढ़ वाले एरिया हैं वहाँ पे भी सड़कें बार बार टूट जाती हैं, पुल वगैरह बह जाते हैं, तो ये समस्याएं हैं कुछ। देखो पर्वतीय भागों में सड़क निर्माण एक कठिन प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल होता है भाई सड़क बनाना पहाड़ों में, क्योंकि इस प्रदेश में कई पुलों का निर्माण करना पड़ता है, बहुत सारे पुल वगैरह बनाने पड़ते हैं। मरुस्थलों में रेतीली भूमि के कारण सड़कें बनाना कठिन है। ठीक है, आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हो। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पुल बह जाते हैं, जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पे पुल वगैरह बह जाते हैं। इस ऋतु में सड़कें मोटर वाहन के योग्य नहीं होती, यानी यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल सकती। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें थी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना इसको। दूसरा क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। पार मतलब कि जो पूरे महाद्वीप को क्रॉस कर जाए। महाद्वीप आप सभी को पता है एक कॉन्टिनेंट। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या है, ऐसा रेल मार्ग जो कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाता हो। ठीक है, बिल्कुल पूरा क्रॉस कर देता हो किसी एरिया को, तो वो क्या हो गया, पार महाद्वीपीय हो गया। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। जैसे कि रशिया का है ना ट्रांस साइबेरियन, जो कि पूरे के पूरे एशिया को क्रॉस कर देता है, बिल्कुल रशिया की इस वाली साइड से लेकर उधर यूरोप तक पहुंच जाता है वो। तो वो ट्रांस साइबेरियन एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो यही पूछ रहे हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। भाई ऐसा रेल मार्ग होता है जो कि बिल्कुल ही महाद्वीप के इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, यानी उसको खत्म कर देता है, पूरे महाद्वीप को क्रॉस कर देता है। ये रेल मार्ग महाद्वीपों के विपरीत तटों को आपस में जोड़ते हैं। इसका मतलब यही है, इस कोने से लेकर उस कोने तक ये इसको क्रॉस कर देता है। इस लाइन का मतलब यही है कि ये दोनों कोनों को जोड़ देता है आपस में, यानी कि इतना बड़ा होता है ये कि पूरे महाद्वीप को पार कर देता है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल परिवहन के क्या लाभ है। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी व्यापार की बात होती है ना, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका होता है व्यापार करने का जल मार्ग। पानी के रास्ते से जहाज़ों में सामान भर भर कर भेजा जाता है अलग अलग एरिया में। तो जल परिवहन के बहुत सारे लाभ हैं। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे पूछ रखा है क्वेश्चन, तटीय नौ परिवहन के क्या लाभ हैं। अब नो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है पानी से जुड़ा हुआ, जैसे आपने नौ सेना भी सुना होगा, तो नौ सेना पानी वाली सेना, तो नौ परिवहन मतलब कि पानी वाला परिवहन। तो आपसे नौ परिवहन पूछे या जल परिवहन पूछे उसका मतलब एक ही है। तो आपको इसमें जल परिवहन के फायदे बताने हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के फायदे बताने हैं। पहला पॉइंट है इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब सड़क वगैरह थोड़ी बनानी है, पानी में जहाज उतारो और चलो अपना। दूसरा, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में आपको जाना है तो समुद्रों से आप आसानी से पहुंच सकते हो, महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तीसरा, इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चलाए जा सकते हैं, बड़े से बड़ा जहाज आप यहाँ पे उतार सकते हो। सड़क जैसा नहीं है कि सड़क की तरह छोटा रास्ता हो, वहाँ पे आप बड़ा ट्रक नहीं ले जा सकते, समुद्र में आप बहुत बड़े बड़े जहाज़ों को उतार सकते हो। फोर्थ है, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और पैसा इसमें बहुत कम लगता है। अगला है, जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम है।
जल परिवहन में जो ऊर्जा लागत यानी जो फ्यूल यूज़ होता है वो कम यूज़ होता है बाकियों के कंपैरिजन में। अगर आप एरोप्लेन से देखो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है, जल परिवहन में कम फ्यूल का यूज़ होता है, तो हर तरीके से बचत होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न साधन एक दूसरे के संपूरक होते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब लगा हुआ ना मुश्किल सा क्वेश्चन, पता नहीं क्या पूछ रहे भाई, सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लगती होगी, एक वर्ड को आप तोड़ के देखो, बिल्कुल आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक सुप्रबंधित, सुप्रबंधित का मतलब क्या है, अच्छे से मैनेज की हुई चीज़। परिवहन प्रणाली यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छे से मैनेज किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, उसमें विभिन्न साधन एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब है जो एक दूसरे की हेल्प करते हों। तो उसमें अलग अलग जो साधन है, जैसे कि नदियों का रास्ता है, फिर नदियों का रास्ता समुद्र के रास्ते से जुड़ता है, तो क्या हो रहा है, नदी का रास्ता समुद्र के रास्ते को आपस में जोड़ रहा है ना, कनेक्ट कर रहा है ना। फिर नदियों से भी नहरों द्वारा और छोटे छोटे रास्ते निकाले गए होंगे। तो यही कह रहे हैं कि एक परिवहन प्रणाली जो होती है आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं सारी की सारी, चाहे उसमें रेलवे हो, चाहे उसमें वाटरवे हो, चाहे कोई सा भी रास्ता हो, हर एक टाइप का परिवहन एक दूसरे की मदद करता है। जैसे कि अगर सामान ट्रकों में भरकर गया है तो आगे वो मालगाड़ियों में जाएगा, मालगाड़ियों से वो जहाज़ों में जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की वजह से सामान जो है वो इधर से उधर आता जाता रहता है। तो दो तरीके से जाता है। देखो सबसे पहला है अंतर प्रादेशिक, इंटर रीजनल, यानी अपने ही देश में, अंदर ही, अपने ही देश के अंदर ही जब चीज़ों को इधर उधर भेजा जाए तो वो क्या है, अंतर प्रादेशिक। और अंतरा प्रादेशिक क्या है, यानी कि इंट्रा रीजनल, अपने रीजन से बाहर यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यही लिखी हुई है बात कि अंतर प्रादेशिक तथा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये यात्रियों तथा माल दोनों का वहन करते हैं, यानी कि इसमें यात्री भी लाए जाते हैं और जो मटेरियल होता है वो भी लाया जाता है। अब देखो विभिन्न साधन इस प्रकार कार्य करते हैं। पहला है वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। भारवाही यानी कि जो हैवी मटेरियल लेके जाते हों, ऐसे ऐसे जहाज़ों से अंतर्राष्ट्रीय संचालन किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। अब सभी को पता है अगर हमें कम दूरी पे जाना हो, कम दूरी पे सामान भेजना हो तो हम सड़क के रास्ते से भेजते हैं। यही तो क्वेश्चन था कि जो ट्रांसपोर्टेशन अगर उसको अच्छे से हम मैनेज करेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी, फिर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। तो यही कह रहे हैं अगर हमें दूसरे देश में भेजना होते हैं चीज़ों को तो हम मेनली भारी भारी जलयानों यानी जो पानी वाले जहाज़ है उनसे भेजते हैं। अगर हमें छोटे एरिया में भेजना हो, कम दूरी पे भेजना हो, डोर टू डोर सर्विस देनी हो तो हम सड़क परिवहन से भेजते हैं। तीसरा है लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल है। अब लंबी लंबी दूरियों के लिए वहाँ पे सड़क मार्ग इतना अच्छा नहीं है, रेलवे का यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो बड़ी मात्रा में जब सामान जाना हो देश के अंदर कहीं पे तो क्या होता है, वो रेलवे के द्वारा जाता है, तो मालगाड़ियों में बहुत सामान जाता है। अगला है उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बहुत महंगी हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो फटाफट पहुंचानी हो अगर हमें, तो सबसे फास्टेस्ट वे तो क्या आता है, फिर एरोप्लेन्स आते हैं। तो यही कह रहे हैं कि उच्च मूल्य वाली जो हल्की चीज़ें होती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाए, जो नाशवान का मतलब है जो जल्दी ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए बेस्ट कौन सा रास्ता रहता है, हवा वाला रास्ता रहता है। तो ये चारों टाइप का ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है और अपने अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, माल के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से हम सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं हम अच्छे से उसका मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना। अगर सारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से मैनेज होता है तो चीज़ों को इधर उधर भेजने में कोई भी परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व के कौन कौन से प्रमुख प्रदेश है जहां वायुमार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा एरोप्लेन उड़ते हैं। तो विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। पूरी दुनिया के एयरवेज का 60% से भी ज़्यादा यूज़ अमेरिका करता है। तो सबसे ज़्यादा जहाज़ कहाँ पे उड़ते हैं, अमेरिका में उड़ते हैं। वायुमार्गों के सघन जाल निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। दूसरा है वेस्टर्न यूरोप में यानी पश्चिमी यूरोप में। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि जो भारत की ईस्ट वाली साइड है, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये वाले देश आते हैं। इन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा वायु मार्गों का यूज़ होता है। तो नंबर 1 पे तो होता है अमेरिका में, फिर यूरोप में, फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्रीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायु मार्गों का यूज़ होता है।
वे कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा। यानी कि जो आज नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, साइबर स्पेस बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में पूछा है आपसे कि किस किस चीज़ से वो बढ़ता है। साइबर स्पेस इंटरनेट, यानी इंटरनेट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हैं सारी की सारी, वो क्या है, साइबर स्पेस है वो। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट यानी www जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है, यानी कि आज के टाइम पे जो सारा साइबर स्पेस है वो किस पे चलता है, www पे चलता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे चलता है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय डिजिटल दुनिया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि सिंपल शब्दों में आप समझो, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को बिना आपस में फिजिकली अटैच हुए भेजना ही क्या है, डिजिटल दुनिया है। ठीक है, जब आप इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो पर आप उसमें खुद नहीं जाते, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है सिर्फ, तो इसी को बोलते हैं हम डिजिटल होना। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंटरनेट भी कहते हैं। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है, हर जगह, आजकल हर चीज़ में आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। यह किसी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। कैलकुलेटर से लेकर हर चीज़ क्या है, साइबर स्पेस के अंडर आती है। जल में चलती नौका में, अब पानी में जो जहाज चल रहा है वो भी कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड है, वो भी इन चीज़ों के बिना रास्ता नहीं ढूंढ सकता। तो उड़ते जहाज़ों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है, आपको हर जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसे बोलते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट। अब देखो साइबर स्पेस का फ्यूचर क्या है, कि आने वाले टाइम पे जो इंटरनेट वगैरह है वो किस तरीके से बढ़ेंगे। जैसा कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, करोड़ों क्या अरबों लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम पे इंटरनेट का। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस का। साइबर स्पेस में कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स, जो आप आज अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट इन वेबसाइट से व्यापार करते हो, ठीक है, अपनी चीज़ों को मंगा लेते हो अपने घर पे ही, ये क्या है, ई कॉमर्स है ये। ई शिक्षा यानी इंटरनेट वाली एजुकेशन, वो भी आ चुकी है आज के टाइम पे। जब से कोरोना आया उसके बाद तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ई शिक्षा भी आ गई। ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज के टाइम पे, वो सारा का सारा किस चीज़ से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है। फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। टीवी हुआ, रेडियो हुआ और इंटरनेट हुआ, ये बहुत तगड़े तरीके से फैल गया है आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा फैलेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियाँ हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। तो इंटरनेट वगैरह आज इतनी बड़ी चीज़ है, इन्होंने पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में बना दिया है, वैश्विक ग्राम बना दिया है। एक गांव में आदमी होते थे पहले, आज पूरी दुनिया में ऐसे फैल गए हैं। ठीक है, एक कोने से बैठकर आप किसी भी दुनिया के कोने में बात कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, जैसे आप अपने गाँव पे, अपने घर पे कर सकते हो। तो क्या बन गई है पूरी दुनिया, वैश्विक ग्राम। और ये किस वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी संचार प्रणाली के द्वारा। तो इसमें आपको यही बताना था कि संचार प्रणाली क्या है, मेनली आपको इसमें साइबर स्पेस और इंटरनेट के बारे में बताना था। आपको मेनली इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेट के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज टफ हो या ईजी आए आपके एग्जाम में, कैसे भी आए, आप अपने हिसाब से आंसर उसका लिख देना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, कौन कौन से सैटेलाइट वगैरह आए थे, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। वो ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ये सिंपल छोटा सा ही टॉपिक है, बस आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज़ की। तो आप अपनी लैंग्वेज में इनका आंसर आराम से लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।